हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जनन स्वास्थ्य, इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलो। जनन स्वास्थ्य आज का टॉपिक रहेगा हमारा। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, ज्यादा डीपली हमें जाना नहीं है, जो हम कवर करेंगे। ठीक है। पहला है कि हमारा जो दे रखा है, क्या दे रखा है, आज टॉपिक कौन सा है हमारा? जनन स्वास्थ्य। ठीक है। जनन स्वास्थ्य और इसकी क्या परिभाषा है, क्या नहीं है, ये सारी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। पहले है जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। जनन स्वास्थ्य को जो सामान्य अर्थ मानते हैं वो लोग है कि जनांग से रिलेटेड जो भी बीमारी वगैरह है, यानी इनसे रिलेटेड जो स्वास्थ्य होता है उसको मानते हैं सामान्य परिभाषा में। लेकिन ये एक इसकी पूरी परिभाषा नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? WHO वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। कैसे? शारीरिक यानी उसका शरीर भी स्वस्थ हो, वो मेंटली भी स्वस्थ हो, फीलिंग यानी उसके भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, और जिसका एक सोसाइटी में एक क्या है, स्तर भी क्या है, स्वस्थ रूप से हो, वो भी क्या होता है, वो व्यक्ति जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। यानी कि सारी चीजें वो स्वस्थ होना चाहिए, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। किसके अकॉर्डिंग? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें बोल रखा है कि केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जनन अंगों की दृष्टि से शारीरिक व क्रियात्मक रूप से स्वस्थ हो। यानी कि उसमें जनन अंगों से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उनका क्या है, उनके शारीरिक रूप से बनावट भी अच्छी हो, और वो क्या हो, क्रियाशील हो। ठीक है। दूसरी क्या है? सुरक्षित और संतुलित संबंध बना सके, सुरक्षित और संबंधित संतुलन बना सके, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा बने हुए जो संबंध है वो सुरक्षित हो, साथ ही उससे किसी तरह से, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की जो यौन संबंधी बीमारियां हो वो फैले ना। ठीक है। तो वो सुरक्षित भी हो और संतुलित यौन संबंध बना सके। ठीक है। तीसरा है भावनात्मक और सामाजिक संतुलन बना रहे। भावनात्मक यानी कि उसकी जो भावनाएं है, इमोशंस है, उस रूप से भी वो स्वस्थ रहे, यानी कि बहुत अग्रेसिव वगैरह इस टाइप से, मतलब उसमें कुछ भी, कोई भी गुण है बहुत अति ना हो, वो हर तरीके से क्या हो, बैलेंस हो, और उसमें एक सामाजिक रूप से भी क्या हो, वो एक बैलेंस व्यक्ति हो, वो ही क्या कहलाता है, जनन स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। इसमें दे रखा है कि किसी समाज में लोगों के जनन अंग स्वस्थ हो तथा यौन व्यवहार संतुलित हो और वो जिम्मेदार हो, तो समाज को जनन रूप से स्वस्थ समाज माना जाता है। यानी कि ऐसा समाज जिसमें इस टाइप के व्यक्ति रहते हैं, वो समाज भी क्या कहलाता है, जननिक रूप से क्या कहलाता है, वो समाज स्वस्थ समाज कहलाता है। ठीक है। अब ये इसमें है कि इन चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें हम क्या करेंगे, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं। वो कौन कौन से चलाए गए थे? तो पहली बात सुनो। भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। यानी परिवार नियोजन यानी कि आप परिवार, अपनी एक आगे वाली पीढ़ी को प्रमोट कर रहे हो, या परिवार के लिए क्या करना है, एक प्लानिंग बनाएं पहले कि हमें एक बच्चा करना है, दो बच्चा करना है, यदि हमारे परिवार में ज्यादा बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने परिवार की क्या बनाए, प्लानिंग बनाना। तो भारत सरकार है ना, पहला ऐसा ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, परिवार नियोजन से संबंधित क्या है, कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है। तो सबसे पहले है कि इसमें ये है, एक तो है कि 1951 में पहला कार्यक्रम स्टार्ट किया था परिवार नियोजन। कब स्टार्ट किया था? 1951 में। कब स्टार्ट किया था? 1951 में। जिसे बाद में क्या कहा गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहा। क्या कहा उसे? बाद में परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहा। क्यों? परिवार नियोजन यानी आप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना परिवार का क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। आपके कितने बच्चों की, आपकी कितनी कैपेसिटी है बच्चे पालने वगैरह, उसके अकॉर्डिंग यदि आप बच्चों की प्लानिंग करते हैं, अपनी सारी चीजें देख के यदि बच्चों की प्लानिंग करते हैं, परिवार प्लानिंग करते हैं, तो इस स्थिति में इस ऐसी स्थिति में उस परिवार का क्या होता है, कल्याण होता है। इसलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को बाद में नाम क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। और वर्तमान में जिसका जो नाम है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RCH से परिभाषा भी पूछ सकते हैं, मतलब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? RCH। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यानी कि सबसे पहले 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया,
जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण कर दिया गया। और वर्तमान में जो कार्यक्रम स्टार्ट है वो कौन सा है, आरसीएच है, जिसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, क्या नाम है इसका, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये क्यों कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, इसका मुख्य कार्य था लोगों में जागरूकता पैदा करना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था आरसीएच प्रोग्राम का, इस आरसीएच प्रोग्राम जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था, लोगों में जागरूकता पैदा करना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, जिसमें उन्होंने अलग अलग तकनीकों के थ्रू ये प्रोग्राम आगे ना प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब है इसमें आरसीएच के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है मैंने उनकी स्टार लगा दी है, आप ज्यादा उनको ध्यान दें। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है क्या क्या, इसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों को क्या करना, जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम के उद्देश्य है। लेकिन आपको जो मेन चीजें याद रखनी है वो ये रखनी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 1951 में। इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण। फिर उसके बाद वर्तमान कार्यक्रम कौन सा स्टार्ट किया, आरसीएच। और आरसीएच की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और जनन स्वास्थ्य की परिभाषा आप डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग याद करनी है कि डब्ल्यूएचओ वर्ड क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनन स्वास्थ्य को क्या मानता है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। ये 3-4 चीजें आपको इसमें याद करनी है, अदर इतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसका सबसे लोकप्रिय नारा था हम दो हमारे दो, यानी कि पहले जो लोकप्रिय नारा होता था वो था हम दो हमारे दो, और वर्तमान में जो लोकप्रिय नारा है वो है हम दो हमारे एक। ठीक है, इसके बाद है एक पॉइंट दे रखा है एमनियोसेंटेसिस, ये होता है भ्रूण परीक्षण। एमनियोसेंटेसिस होता है भ्रूण परीक्षण। इसमें ये भ्रूण परीक्षण होता है, यदि कानूनी रूप से माना जाए तो ये इसलिए किया जाता है कि जो बच्चा होता है उसके आसपास क्या होता है, पानी वगैरह होते हैं, उसकी कोशिकाएं वगैरह होती है, उसकी जांच करके ये पता लगाया जाता है कि इस बच्चे में किसी प्रकार से कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है जो इसके माता पिता से इस बच्चे में भी आ गया है। उसके लिए क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने ऐसे किया कि इसका क्या करते हैं, जैसे लिंग निर्धारण पता लग जाता है लिंग का कि लड़का है या लड़की है, तो लोग इसका क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने जैसे लड़की है, गर्भ में यदि क्या है, लड़की भ्रूण का पता लग गया कि ना लड़की है, तो ऐसे स्त्रीलिंग क्या कर देते हैं, उसका गर्भपात करवा देते हैं। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जो कब बनाया गया, 1971 में बनाया गया, जिसके कारण जो गर्भ में जो भ्रूण हत्या है वो क्या है, कानूनी अपराध माना गया। कब बनाया गया था वो कानून, 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1971 में, जिसके अकॉर्डिंग अपन गर्भ में पता लगा के भ्रूण हत्या वगैरह ये नहीं करवा सकते। ठीक है, और अब ये है कि जो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू कौन कौन से अनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्या हो रोग है, जिसका क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करके उस बच्चे से रिलेटेड क्या है, बीमारियों का पता लगाया जाता है। यदि बच्चे में इस टाइप की बीमारी है जो नाइलाज है, जिससे किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं हो सकता, तो गर्भपात करवा सकते हैं, या कुछ बीमारियों का इलाज है तो उसमें क्या है, इलाज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं इसमें, एक तो है डाउन सिंड्रोम रोग, ठीक है, एक है हिमोफीलिया रोग, एक होता है सिकल सेल एनीमिया रोग। ये 3 इम्पोर्टेंट रोग है, आनुवंशिक रोग है, जिनका पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चेतावनी लिखी हुई है इसमें कि भारत में भ्रूण लिंग निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग करना क्या है, अवैध है। यानी कुछ देश है जहाँ पे अपन लिंग का पता लगा सकते हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें बच्चे के पहले गर्भ में लिंग का पता लगाना एक कानूनी अपराध है। कौन से नियम के तहत, 1971 नियम के तहत। ठीक है, अब है इसमें है कि भारत में खोजी गई गर्भ निरोधक गोली, यानी कि बहुत सारी गर्भ निरोधक गोली है, लेकिन कौन सी गर्भ निरोधक गोली है जो भारत में खोजी गई थी, कौन सी है, सहेली। कौन सी खोजी गई थी, सहेली। और जो गर्भ निरोधक गोली होती है जो मुख के द्वारा ली जाती है उन्हें बोलते हैं पिल्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। तो सहेली कैसी है, पिल्स है, और ये कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइड होते हैं, यानी कैसी मेडिसिन है ये, नॉन स्टेरॉइड, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं होता। तो ये नॉन स्टेरॉइड एक पिल होती है, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है सहेली, और इसका खोज करने का कार्य किसने किया था,
इसका खोज करने का कार्य करा था लखनऊ में स्थित सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू किया गया था, जो क्या आता है सीडीआर है, जो कहाँ स्थित है? लखनऊ। उसके थ्रू खोज की गई थी सहेली। सहेली क्या है? कि पिल है जो मुख्य थ्रू ली जाती है, ठीक है? ये है मुख्य थ्रू ली जाती है और ये क्या है? नॉन स्टेरॉइड होती है और ये क्या है? सप्ताह में कितनी ली जाती है? 1 सप्ताह में 1 बार ली जाती है। कितनी बार ली जाती है? ये 1 सप्ताह में 1 बार ली जाती है और इसके दुष्प्रभाव होते हैं, वो भी क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? बहुत कम होती है, ठीक है? ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यानी सप्ताह में कितनी बार ली जाती है? 1 बार और ये कैसी होती है? नॉन स्टेरॉइड होती है, ठीक है? अब है कि कानून के अकॉर्डिंग जो विवाह की पहले क्या होते थे? बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते थे। यानी बच्चे छोटे होते थे, जब वो शारीरिक रूप से उनका मानसिक रूप से किसी प्रकार से कोई विकसित उनका विकास नहीं हो पाता, तो ऐसे स्थिति में बच्चों का विवाह हो जाने के कारण क्या हो जाते हैं? हमें बहुत सारी भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से क्या हो जाती है? बीमारियाँ पैदा हो जाती है, शारीरिक रूप से बीमारियाँ पैदा हो जाती है। वो परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम भी नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या है? भारत सरकार द्वारा एक कानून की क्या है? एक निश्चित आयु निर्धारित की गई। जो कितनी है? महिला के लिए तो कितनी है? 18 वर्ष और पुरुष के लिए कितनी है? 21 वर्ष। क्योंकि महिला होती है वो पुरुष की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती है, इसलिए महिला की आयु कम रखी गई है, पुरुष की आयु क्या है? ज़्यादा रखी गई है। महिला की कितनी होती है? 18 वर्ष और पुरुष की कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ये क्या है? महिला और पुरुष की शादी की आयु निर्धारित की गई है। किसके थ्रू? भारत के कानून के थ्रू निर्धारित की गई है। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये गर्भ निरोधक जो गोलियाँ है, ये है विद्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? मेथड, गर्भ निरोधन के मेथड यानी कि यदि आप गर्भ नहीं चाहते हो, तो उसको निरोध करने के लिए अपन कौन-कौन सी विधियाँ अपना सकते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी टल सके, ठीक है? उसके कारण जो विधियाँ अपनाई जाती है, उन्हें बोलते हैं गर्भ निरोधन विधियाँ, ठीक है? इसमें सबसे पहले है प्राकृतिक विधियाँ। कौन-सी है सबसे पहले? प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ है मतलब जो परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल चली आ रही है, यानी कि जो हमारे विशेष रूप से मतलब जो पहले चलती आ रही है और जो विद्या है उनको हमने भी अपना लिया। यानी नेचुरल, उसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन वगैरह, इम्प्लांटेशन वगैरह किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता, ठीक है? वो कौन-सी है? प्राकृतिक या परंपरागत विधियाँ। तो इन्हें प्राकृतिक विद्या है, उनको क्या बोलते हैं? परंपरागत विधियाँ भी बोलते हैं। कौन-सी विधियाँ बोलते हैं? परंपरागत विधि भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें है कि परंपरागत या जो प्राकृतिक परंपरागत विधियाँ होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो ओव्यूम होता है, यानी अंडाणु होता है और जो शुक्राणु होता है, उनका क्या किया जाता है, संगम होता है, उनको क्या किया जाता है, संगम नहीं होने दिया जाता, ठीक है? प्राकृतिक विद्या में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अंडाणु और जो शुक्राणु होता है, उनका जो निषेचन की प्रोसेस होती है, संगम होता है, उस प्रोसेस को क्या किया जाता है, वहीं रोक दिया जाता है। किस विधि के द्वारा? प्राकृतिक रूप से, ठीक है? जिसमें सबसे पहले है आवधिक संयम यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि एक ऐसी अवधि जिसमें आपको क्या है रखना है, संयम रखना है, ठीक है? एक ऐसी अवधि जिसमें आपको संयम रखना है, उस टाइम सहवास नहीं करना है, वो कौन से है? आवधिक संयम विधि। इसे निषेच्य विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है इसे? निषेच्य विधि भी कहा जाता है। निषेच्य विधि भी कहा जाता है। निषेच्य विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक अवधि दी गई है उसमें निषेचन की क्या है, कंडीशन बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि गर्भ धारण करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उस अवधि को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। वहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है, सहवास नहीं करना है, मेथड प्रोसेस नहीं करनी है, जिसके कारण क्या है, गर्भपात जो धारण करने की जो प्रोसेस है, उसको आप उससे बच सकते हैं। ठीक है? कौन से दिन? एक तो है मासिक चक्कर के 10 से लेके 17 दिन। कौन से? मासिक चक्कर के 10वें और 17वें दिन। कौन से? मासिक चक्र के मतलब जो प्राकृतिक विधि है पहले है आवैदिक संयम विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम पहले? सबसे पहले है आवैदिक संयम विधि, ठीक है? इसमें है मासिक चक्र के 10वें से लेके 17वें दिन, यानी कि हमारा जो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऋतु स्राव होता है, वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का, है ना? यानी 1 से लेके कितने दिन का होता है? 28 दिन के। इसका जो बीच की अवधि है 10 से लेके 17 दिन। इस 10 से लेके 17 दिन के बीच आपको क्या करना है? सहवास या मैथुन प्रोसेस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है, इसमें मिड पॉइंट आता है 14 दिन, जिसे एलएस सर्ज भी कहा जाता है।
इस पूरी प्रोसेस के दौरान यानी इससे पहले और इसके बाद प्रोसेस के दौरान जो ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, उसकी क्या होती है, संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण निषेचन प्रोसेस होने की कंडीशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके कारण आपको इस टाइम क्या होता है, सहवास से बचना है, जिसके कारण क्या होता है, आप गर्भ की जो प्रोसेस होती है, धारण करने की प्रोसेस है, उसे बच सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, आवैदिक संयम विधि भी कहा जाता है, और इसमें निषेचन होने की क्या संभावना ज़्यादा होती है, इसे निषेच्य विधि भी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। ये क्या होता है? इसमें होता है कोइटस इंटरप्शन। इस विधि में ये होता है कि है ना, जो पुरुष और मादा है, उसमें जो सहवास के दौरान होता है, पुरुष अपनी मादा की योनि से क्या होता है, वीर्य को क्या करता है, उसमें प्रवेश नहीं करने देता, और जो वीर्य होता है उसको पहले ही बॉडी के क्या होता है, बाहर स्रावित कर देता है, उसे बोलते हैं बाह्य स्खलन विधि। ये भी क्या होता है, एक प्राकृतिक तरीका होता है। तीसरा है स्तनपान एमोनोरिया विधि, इसे बोलते हैं लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमोनोरिया विधि, ठीक है? इस लैक्टेशनल एमोनोरिया विधि में ये होता है कि जो महिला है, उसका अभी प्रसव हुआ है, उसका बच्चा जिसका छोटा है, वो क्या करती है, लगभग 6 महीने तक क्या करती है, अपने बच्चे को क्या है, स्तनपान करवाती है। स्तनपान करवाने के दौरान क्या होता है, उसमें ऋजुस्राव और जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ऋजुस्राव तथा ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, उसकी संभावना क्या होती है, कम, ये 4 से 6 तक हो सकती है। कुछ महिलाओं में 4 हो सकती है, कुछ महिलाओं में 6 माह हो सकता है। उस टाइम ये कंडीशन होनी चाहिए कि उस बच्चे को स्पेशली कोई बाहर से भोजन वगैरह किसी प्रकार का कोई आहार ना दिया जाए, वो बच्चा पूर्ण रूप से माता के दूध पर क्या है, डिपेंड रहे। उस दौरान एक माता अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, तो 4 से 6 माह के दौरान उसमें ऋजुस्राव और जो ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होती, उस दौरान उसमें गर्भ धारण की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है? इसे बोलते हैं स्तनपान एमोनोरिया विधि, ठीक है? ये प्रसव के कितने महीने तक लागू रहती है, 4 या 6 महीने तक लागू होती है, ठीक है? प्राकृतिक विधि के बाद हम दूसरी विधि देखते हैं, बाधा विधि। बाधा विधि, ठीक है? बाधा विधि ऐसी होती है जिसे बैरियर मेथड कहा जाता है। ये क्या है, कृत्रिम मेथड है ना, भौतिक रूप से यूज किया जाता है इसको, ठीक है? भौतिक रूप से यानी कि किसी साधन के थ्रू बैरियर लगा दिया जाता है, तो उसे इसलिए बोलते हैं, इसको बैरियर मेथड कहा जाता है, ठीक है? इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सा है, कंडोम होता है, जो पुरुष तथा महिला दोनों के लिए यूजेबल होता है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। ये रबर लेटेक्स का बना होता है, जिससे क्या होता है, जो यूज करता है, जो यूज करने वाला है, वो खुद इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्पेशली किसी डॉक्टर नर्स की नीड नहीं है। साथ ही इसमें गोपनीयता बनी रहती है, और ये क्या होता है, एक बार यूज करने के बाद इनको फेंकना होता है, पुनः यूज भी मतलब इसको आपकी चॉइस पे डिपेंड होता है वो, ठीक है? फिर दूसरा है, इसके अलावा होता है डायफ्राम, गर्भाशय, गिरवा टोपी, और एक होता है वॉल्ट। कौन सा होता है, वॉल्ट, ठीक है? ये स्पेशली किसके लिए यूज होते हैं, महिलाओं के लिए होता है, जिसमें उनके योनि भाग कवर कर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें उसकी योनि में शुक्राणु प्रवेश ना कर पाए। तो डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी और वॉल्ट, ये कौन से होते हैं, ये महिलाओं के लिए होते हैं। ये भी रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक ऐसी भी आती है शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फॉर्म, यानी कि झाग फॉर्म या झाग फॉर्म में आते हैं, ठीक है? क्रीम आती है, यानी क्रीम बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं, जेली फॉर्म बोल सकते हैं, या झाग या फॉर्म में पाई जाती है। ये भी क्या किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या है, गर्भ निरोधन का कार्य हो सकता है, यानी कि इसमें गर्भ धारण करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? तो इसके लाभ क्या है, इसके 2-3 लाभ हैं। एक तो ये है कि इससे गर्भाधान से बचा जा सकता है, साथ ही भौतिक रूप से बैरियर होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जिन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, स्पेशली जो वायरस के कारण होती है, जैसे एड्स, एचआईवी वगैरह, ये यानी सिफिलिस वगैरह, किसी प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे क्या है, बचा जा सकता है। तो यौन क्रियाओं के थ्रू फैलने वाली जो रोग होते हैं, उनसे क्या कर सकता है, बचा जा सकता है। जिसमें स्पेशली कौन से आ रहे हैं, एचआईवी तथा एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये किसके लिए है, बैरियर मेथड के लिए है, ठीक है? उसके बाद अपने पास आता है तीसरा, अंतर्गर्भाशय युक्तियां। कौन सा है, अंतर्गर्भाशय युक्तियां? इसका इंग्लिश में आप याद रख लेना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी गर्भाशय के अंदर लगाई जाने वाली युक्तियां, यानी कि डिवाइस। कहाँ लगाई जाएगी, गर्भाशय के अंदर लगाई जाएगी।
उन्हें बोलते हैं इंट्रायूटाइन डिवाइस, ठीक है। इसमें एक तो है कौन सी होती है, जैसे लिपेल लूप दे रखी है आपके पास, कौन सी दे रखी है, लिपेल लूप, यानी आप इसको तीन चीजों में बांट सकते हैं, इसके तीन पार्ट कर सकते हैं आईयूडी के। कितने पार्ट कर सकते हैं, तीन। फर्स्ट है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, औषधि रहित, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं है, ठीक है। एक तो क्या होती है, औषधि रहित। दूसरी कौन सी होती है इसमें, तांबा, यानी कि कॉपर क्या करती है, वो रिलीज करती है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है जो हार्मोन रिलीज करती है। कौन करती है, हार्मोन रिलीज करती है। यानी कि जो आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, हम उसको तीन चीजों में, तीन टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट है औषधि, यानी कि जिसके द्वारा औषधि रहित है, यानी किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं रिलीज होती है। दूसरी होती है जिसमें कॉपर रिलीज होती है, कॉपर या तांबा मोचक होती है, यानी तांबे का क्या करती है, वो रिलीज करती है, ठीक है। तीसरी है जो हार्मोन का रिलीज करती है, किसकी टाइप है, आईयूडी के टाइप है, ठीक है, आईयूडी के टाइप है। और आईयूडी एक क्या है, आदर्श या आपातकालीन परिस्थितियों में भी यूज की जाती है। आपातकालीन परिस्थितियों मतलब होता है 72 घंटे, यानी 72 से 72 घंटों के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही ये क्या है, एक आदर्श है, आदर्श गर्भ निरोधक। आदर्श गर्भ निरोधन का मतलब होता है जो बहुत ही इजी तरीके से यूज हो सकती है, जिसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं, इस प्रकार की होती है, वो आदर्श डिवाइस होती है। तो ये क्या है, एक तरफ से आदर्श डिवाइस भी होती है, ठीक है। औषधि रहित कौन सी होती है, औषधि रहित का आप एग्जाम्पल याद रख ले, कौन सी होती है, लिपेल्लू। कौन सी होती है इसमें औषधि रहित, औषधि रहित में हमने जैसे यहाँ दे रखा है लिपेज लू, कौन सी है, लिपेज, ये है लिपेल, लिपेज लू, ये कौन सी है, औषधि रहित है। कॉपर में दो तीन आती है, एक तो होता है कॉपर टी आती है, कॉपर 7 भी आती है, और मल्टीलोड, मल्टीलोड 375, कौन सी आती है, मल्टीलोड 375 आती है। ये कौन सी है, कॉपर वाली। और कौन सी है, चौथी कौन सी है, हार्मोन वाली होती है। हार्मोन वाली में आते हैं प्रोजे, प्रोजे स्टारसेट, कौन सी आती है, प्रोजे स्टारसेट, ठीक है। इसके अलावा कौन सी होती है, LNG20, ठीक है, आप इनके नाम लिख लेना। और फिर ये तो कौन सी होती है, लिपेज लूप आती है। कॉपर वाली कौन सी होती है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलॉट 375, ठीक है। हार्मोन्स वाली कौन सी होती है, प्रोजेस्टासेट और LNG20 होती है, ठीक है। इनके आप याद रख लेंगे, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ये शुक्राणु की क्रिया को रोकती है, निषेचन की संभावना को क्या करती है, मतलब कम करती है। यानी इसमें ये होता है कि जो कॉपर ये होती है, आईयूडी होती है, इंट्रायूटाइन डिवाइस होती है, वो क्या की जाती है, वो किसी डॉक्टर या नर्स होता है, उसके थ्रू क्या होते हैं, मादा की योनि से क्या की जाती है, गर्भाशय में लगाई जाती है। यानी कि किसके थ्रू, डॉक्टर या नर्स के थ्रू, मादा की योनि यानी वेजाइना के थ्रू गर्भाशय में क्या की जाती है, ये डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये गर्भाशय होता है, यानी कि गर्भाशय में क्या होती है, कॉपर रिलीज करती है, जिसके कारण उस गर्भाशय को ये गर्भ के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है। साथ ही क्या करती है, शुक्राणु की जो भक्षण क्षमता है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, यानी शुक्राणु की गतिशीलता और उसकी निषेचन की जो कैपेसिटी है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। साथ ही क्या कर देती है, शुक्राणु के जो गिरवा होते हैं, यानी कि गर्भाशय गिरवा होते हैं, उसको शुक्राणु के प्रवेश के लिए क्या बना देती है, विरोधी बना देती है। और इसलिए किसका यूज किया जाता है, आईयूडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटाइन डिवाइस, जिसमें हमने तीन प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद है गर्भ निरोधन गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां गोली फॉर्म में पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, पिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिल्स कहा जाता है। और ये कहाँ ली जाती है, ओरल, यानी मुख के थ्रू ली जाती है। ना तो ये गर्भाशय में डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है, ना कि इसका कोई टीका लगता है। ये किसके थ्रू ली जाती है, मुंह के थ्रू, मुंह के थ्रू ली जाती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इन्हें गर्भ निरोधक गोलियां, और इसे सामान्य क्या बोलते हैं, पिल्स कहा जाता है, ठीक है। ये सामान्य जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो क्या ली जाती है, 21 दिन तक, यानी कि यदि हम एमसी की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने होते हैं, 1 से 28 दिन, यानी 28 दिन का होता है, ठीक है। तो ये कितने दिन तक ली जाती है, 21 दिन तक ली जाती है। स्टार्ट कहाँ की जाती है, जो मेंस्ट्रुअल डिजीज स्राव होता है उसके प्रथम 5 दिन में से स्टार्ट की जाती है। स्पेशली फर्स्ट दिन से स्टार्ट करते हो ज्यादा बेटर होता है। और उसके बाद जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, वहां पर यदि पीरियड्स खत्म हो जाती है 21 दिन के बाद, तो वापस 7 दिन बाद में क्या है, की जाती है, पुनः स्टार्ट की जाती है। यानी कि 21 दिन तो क्या दी जाती है, प्रतिदिन दी जाती है।
और एमसीएन मेस्टर साइकिल की जो 5 दिन है उसमें भी फर्स्ट दिन से स्टार्ट की जाती है और जब ये खत्म हो जाती है 21 दिन के बाद तो 7 दिन बाद वापस क्या किया जाता है, इन्हें स्टार्ट दोबारा की जाती है। कितने दिन का गैप रखा जाता है? 7 दिन का। और स्टार्ट कब किया जाता है? ऋतुस्राव के प्रथम 5 दिन में, स्पेशली फर्स्ट दिन से। ठीक है? ये क्या करती है, गर्भाशय ग्रीवाणु की श्लेष्मा होती है उसको गाढ़ा कर देती है। ठीक है? उसके बाद है आपातकालिक गर्भ निरोधक। आपातकालिक गर्भ निरोधक का मतलब होता है किसी भी महिला के साथ बलात्कार या किसी अन्य कंडीशन में जिसमें क्या होता है, गर्भ अवांछित गर्भ हो गया है, उस कंडीशन में उस अवांछित गर्भ को रोकने के लिए, अवांछित गर्भ को रोकने के लिए जो उस कंडीशन हुई है, सहवास हुआ है, उसके 72 घंटों के अंदर जो मेडिसिन ली जाती है उन्हें बोलते हैं आपातकालीन गर्भ निरोधन गोलियां। ठीक है? कौन सी गोलियां बोलते हैं इन्हें? आपातकालीन गर्भ निरोधन गोलियां। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास, इससे पहले हम एक और पढ़ेंगे, सातवीं। सातवीं का है इम्प्लांट। कौन सी है? एक इम्प्लांट और पढ़ेंगे। इम्प्लांट या उसे बोलते हैं अंतरोपण। क्या बोलते हैं इसको? अंतरोपण। ये क्या होता है? ये किया जाता है कि जो स्त्रियां होते हैं उनकी जो त्वचा के नीचे है ना, टीके फॉर्म वगैरह में त्वचा के नीचे क्या किया जाता है, उन्हें इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए बोलते हैं ना अंतरोपण। क्या बोलते हैं इसलिए इनको? अंतरोपण कहा जाता है। ये क्या होती है? या तो प्रोजेस्टेरोन, यानी या तो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है। ठीक है? या क्या हो सकता है? प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है? इन दोनों का जो मिक्सर होता है वो क्या किया जाता है, उसपे इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है? और जैसे गर्भ निरोधक गोलियों की जैसा ही होता है, इम्प्लांट क्या होता है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वो भी किसकी फॉर्म होती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, जो पिल्स होती है वो भी किसकी बनी होती है, या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होती है या प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बनी होती है। ठीक है? लेकिन वो क्या ली जाती है, वो मुख के थ्रू ली जाती है। ठीक है? लेकिन ये क्या किया जाता है, इसका इम्प्लांट किया जाता है, यानी त्वचा या टीके के रूप में दी जाती है। ठीक है? और इसमें क्या दोनों में अंतर ये है कि ये इम्प्लांट की जाती है और वो मुख के थ्रू ली जाती है। ये भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हो सकता है अकेला, या प्रोजेस्टेरोन के साथ क्या हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का मतलब होता है कि काट-छाँट करके जो प्रोसेस की जाती है, उसे शल्य क्रिया की जाती है। ठीक है? शल्य चिकित्सा के थ्रू। ठीक है? ये परमानेंट मेथड है, यानी कि कोई है आगे फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहता, स्थायी रूप से क्या होता है, बंधेकरण करना चाहता है, तो इसे क्या है, नसबंदी भी कहा जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम बोल सकते हैं नसबंदी। क्या बोल सकते हैं इसको? नसबंदी भी कह सकते हैं या बंधेकरण भी कह सकते हैं। बंधेकरण भी कहा जा सकता है। और ये कैसी विधि है? स्थायी विधि है। कैसी विधि है? स्थायी विधि है। यानी कि क्या किया जाता है, यदि आगे कोई बच्चा वगैरह नहीं चाहता है, कोई भी परिवार, तो उस कंडीशन में क्या है, महिला या पुरुष में से एक ही किसी क्या की जाती है, नसबंदी की जाती है। यदि पुरुष के थ्रू की जाती है तो उसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, महिला के थ्रू की जाती है उसे महिला नसबंदी कहा जाता है। ये परमानेंट मेथड होता है जिसमें जैसे पुरुष होता है उसमें तो जो शुक्र वाहक की जो नलिका होती है उसमें कट करके ये डायरेक्ट उसको क्या किया जाता है, उसको कट करके उसको फोल्ड करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और स्त्री में क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब होती है जो ओविडक्ट होती है, उसको चीरा लगाकर उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। लेकिन ये परमानेंट मेथड होता है, इसको वापस क्या है, अस्थायी फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पुरुष में तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी और महिला में क्या बोलते हैं इसे, ट्यूबेक्टोमी। अब ये आता है कि पुरुष में किसको कौन सी ग्रंथि किस नलिका को बांधा जाता है, शुक्रवाहक नलिका को बांधा जाता है। और महिला में किसको बांधा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को। किसको बांधा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है? ये पूछ सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है? तो उसमें शुक्रवाहक को बांधा जाता है इसलिए वेसेक्टोमी कहा जाता है, और महिला में किसको बांधा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को, जिसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है? और ये कैसा है, स्थायी मेथड है, यानी इसको वापस क्या कर सकते हैं, अपन पहले वाली कंडीशन में नहीं ला सकते। यदि किसी को आगे फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है तब ये मेथड अपनाया जा सकता है और वापस उसको पहले वाली फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा है फिर एक चीज और है, एमटी में क्या होते हैं, एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि चिकित्सीय रूप से क्या करना है, गर्भपात करवाना, वो क्या होता है, एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भपात करवाना। ठीक है? और इस गर्भपात के लिए कौन सा नियम लगाया गया था,
71 लगाया था। यानी कि किसी कंडीशन में जैसे बलात्कार हो, किसी महिला का बलात्कार हो गया हो, या उस जो गर्भ है वो मतलब बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो, या अन्य कोई अनुवांशिक रोग हो जाता है, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में यदि गर्भपात करवाया जाता है तो वो कानून रूप से वैध माना जाता है। लेकिन यदि लिंग के आधार पर यदि गर्भपात करवाया जाता है तो उसे क्या माना जाता है? कानून रूप से अवैध माना जाता है। यदि केवल मादा भ्रूण है, इस बेस पे यदि उसका गर्भपात करवाया जाता है तो ये क्या है? कानूनी अपराध है। इसके लिए 1971 में इसके लिए क्या एक एक्ट आया था, किसके लिए? एमटीपी के लिए, जिसमें इन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, बलात्कार है, या मादा या जो बच्चा या माँ दोनों की जान को खतरा है, या अनुवंशिक रोग हो जाता है, या अन्य कोई कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में ही गर्भपात करवा सकते हैं। अन्य कंडीशन में क्या है? कानूनी वो अपराध है। ठीक है? तो इसमें क्या है? भारत में 1971 में कानूनी मान्यता मिली थी। और एक बात और बताऊँ, जो गर्भपात की कंडीशन होती है वो केवल 12 सप्ताह तक, यानी कि यदि बच्चा प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह हो गए? 12 सप्ताह हो गए, यानी पहला ट्राइमेस्टर, कौन-सा? पहला ट्राइमेस्टर होता है, उस दौरान ही गर्भपात करवाया जा सकता है। उस दौरान माँ की या बच्चे की जान को मतलब माँ की जान को खतरा नहीं होता है। उसके बाद यदि गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो कहाँ तक गर्भपात सुरक्षित माना जाता है? 12 स्टार्टिंग में 12 सप्ताह तक या प्रथम ट्राइमेस्टर तक। ठीक है? उसके बाद है एमटीपी की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा मैंने आपको बताया, किस कंडीशन में एमटीपी करा सकते हैं? अनचाहा गर्भ हो, बलात्कार हो, गर्भ निरोधक असफलता के कारण, या माँ या भ्रूण के लिए क्या हो? खतरा है। चेतावनी दे रहे कि इसमें अवैध या सुरक्षित गर्भपात जानलेवा हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है अपने, क्या है? एसटीडी। एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन क्रियाओं के कारण फैलने वाले संक्रामक रोग, उन्हें बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? बीडी। इसको अन्य क्या नाम बोलते हैं? इसको बीडी भी बोला जाता है और आरटीआई भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? आरटीआई भी बोला जाता है। यानी इसके 3 फॉर्म हैं। कौन-कौन से? एसटीडी भी बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है इसको? आरटीवी भी बोला जाता है और बीडी भी बोला जाता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी यौन क्रियाओं के द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है? दूसरा क्या बोलेंगे इसको? वीडी। वीडी का मतलब होता है वेनेरियल, वेनेरियल डिजीज। ठीक है? तीसरा क्या बोलते हैं इसको? आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या हो गया? इन्फेक्शन। ठीक है? तो इसमें ऐसे आ सकता है, आपको ये भी दे दे, एसटीडी भी आ सकता है, एसटीआई भी दे दे, वीडी भी दे दो और आरटीआई। इनका मतलब, सभी का मतलब होता है यौन क्रियाओं से फैलने वाले रोग, यानी संक्रमित रोग। ठीक है? इसमें मुख्य रूप से कुछ रोगों को दे रखा है जो यौन क्रियाओं से फैलते हैं, आपको ये याद करना है। गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पीस होता है, क्लेमाइडिया होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एचआईवी तथा एड्स होता है। इसके अलावा आप एक और ऐड कर सकते हैं इसमें, ट्राइकोमायोनाइसिस। कौन सा? ट्राइको ट्राइकोमोनियासिस, मोनियासिस। ठीक है? ये भी किसके कारण होता है? यौन क्रियाओं के कारण फैलता है। ठीक है? इसके अलावा तो आप वापस बोल सकते हैं एक बार, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, क्लेमाइडिया, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमाइनियासिस और एचआईवी तथा एड्स। ये सभी किसके कारण होता है? यौन क्रियाओं के कारण फैलने वाले रोग है। इनके लक्षण का क्या है? यानी कि जब यौन क्रियाओं के थ्रू ये रोग हो जाते हैं तो किन कंडीशन या किन सिम्टम्स के कारण पता चलता है कि ये रोग हो गए? ऐसी स्थिति में क्या होती है? जनाभ भागों में खुजली होने लगती है, जलन होती है, असामान्य स्त्राव होता है, उन भागों पर क्या हो जाने लगती है? सूजन आने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर का चेकअप कराना जरूरी है। ठीक है? इसके बचावी, यानी कि जो यौन संक्रमित रोग है उसमें सबसे बेस्ट उपाय क्या है? बचावी ही उपाय है। यानी कि बचावी क्या है इनका? उपाय है। क्या है? एक साथी से संबंध बनाना, यानी एक किसी भी पर्सन के थ्रू एक से अधिक साथी के साथ संबंध ना बनाना, एक साथी के साथ ही संबंध बनाना। सहवास के दौरान क्या यूज करना? कंडोम का यूज करना। और यदि कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में समय पर जांच करवाना और समय पर उपचार लेना। ठीक है? अब है बांझपन, यानी कि किसी महिला की यदि बांझपन क्या होता है? पहले तो आप ये सोचो।
बांझपन ये होता है कि किसी भी महिला तथा पुरुष के द्वारा 2 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक विधियों के अलावा सहवास करने के बाद भी संतान प्राप्त ना करना, वो क्या होता है? बांझ होता है। यानी कि 2 साल तक बिना किसी बैरियर के सहवास करने के बाद भी संतान प्राप्त ना करने की कंडीशन ही क्या कहलाती है? बांझ कहलाती है। उस कंडीशन में मतलब ये कंडीशन हो जाती है कि हाँ, उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वो शारीरिक वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में क्या है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और इसलिए बांझपन को दूर करने के लिए बहुत सारी क्या है, तकनीकियाँ आगे आ गई है, जिनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है बांझपन? एक दंपति नियमित असुरक्षित सहवास के बाद भी संतान उत्पन्न न कर सके, उसे बांझपन कहा जाता है। मोस्टली कितने वर्ष माना जाता है? 2 वर्ष माना जाता है, ठीक है? कारण हो सकता है शारीरिक हो सकता है, उसमें शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, पुरुष में हो सकती है या महिला में हो सकती है। आनुवांशिक हो सकता है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जो पहले से उसके पूर्वजों से चली आ रही हो। रोगजन्य हो सकते हैं, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं कारण, ठीक है? तो कौन-कौन सी इस प्रकार की दंपति है, उनको राहत दिलाने के लिए कुछ विद्या है, जिनके थ्रू वो कृत्रिम रूप से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? संतान प्राप्त कर सकते हैं, यानी अन्य तरीकों से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कौन-सी विद्या है? आरटी, एआरटी। क्या है? एआरटी। जिसका मेन क्या है? एआरटी का मेन क्या होता है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी सहायक जनन तकनीकें, ठीक है? सबसे पहले है इसमें आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसे। टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि यदि मान लो कि शरीर से बाहर एक ट्यूब में क्या करना, भ्रूण को मतलब भ्रूण को जो उसके पालन पोषण के लिए जो सारी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट तैयार करके शरीर से बाहर की कंडीशन, यानी कि शरीर से बाहर क्या करना, निषेचन प्रोसेस करवाना, वो कौन से होते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के बाहर, गर्भाशय के बाहर एक ऐसी ट्यूब में एक ऐसी कंडीशन जैसे गर्भाशय की जैसी कंडीशन पैदा करना, जहाँ पे नर युग्म मादा युग्मों का निषेचन हो सके, ठीक है? निषेचन जैसी कंडीशन पैदा करना, और वहां पर क्या है, भ्रूण को पैदा करना। और वो भ्रूण कितने तो होते हैं, उसमें सेल्स कितने होते हैं? 8 ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कितने, 8 सेल तक होता है। उस 8 सेल तक होने के बाद या तो उसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि गर्भ के बाहर, यानी कि महिला के शरीर के बाहर एक ट्यूब में ऐसी कंडीशन उत्पन्न करना जहां पर जो गर्भाशय की जैसी हो, जहां पे नर युग्म और मादा युग्मों का क्या हो सके, निषेचन हो सके। और जो निषेचन होने के बाद जाइगोट कौन से 8 सेल्स की ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में जाता है, तो उसे या तो किसी उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देना या उसके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देना। ये क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्योंकि ये शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जीआईएफटी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब वही होता है जो आईवीएफ में जो बेबी बनता है, यदि वो कितनी है, 8 सेल्स का ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो इसे क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो जाइगोट हो गया कितना, 8 ब्लास्टोसिस्ट का। तो यदि उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो इसे जीआईएफटी बोलते हैं। इसमें ट्रांसफर करने से जाइगोट हो गया कितने, 8 सेल्स का हो गया, और किसमें, फैलोपियन ट्यूब में कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफर करे, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और यदि 8 से अधिक हो जाता है, 8 से अधिक हो जाता है, तो इसे किसमें करते हैं, 8 से अधिक हो जाता है, तो इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। यानी कि ये जो कंडीशन में जो बेबी है, उसको यदि हम इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करवा के, इसमें तो कहाँ करवा रहे थे, फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ कहाँ कर रहे हैं, यूट्राइन ट्रांसफर करवा रहे हैं। यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करवा के अपन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसे आईयूटी कहा जाता है। लेकिन दोनों में कंडीशन ये है कि 8 सेल के ब्लास्टोसिस्ट तो कहाँ करते हैं, जीआईएफटी करते हैं, और 8 सेल्स के ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर कहाँ करते हैं अपन, आईयूटी करते हैं, ठीक है? उसके बाद है आईसीएसआई। आईसीएसआई का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि इसमें जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्ट अंडाणु में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है? इसके अलावा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
यानी कि मालूम कि किसी जो पुरुष उसके वीर्य में जो सेमिनेशन मतलब जो शुक्राणु वगैरह उनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में महिला में क्या होता है डायरेक्ट कृत्रिम रूप से क्या करवाया जाता है महिला की योनि में इंसेमिनेशन करवाया जाता है, उसे आर्टिफिशियल क्या कहा जाता है इंसेमिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा एक आईयूआई भी होता है जिसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन ये कहाँ करवा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से उस महिला के गर्भाशय में क्या करवा रहे हैं इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आईवीएफ, इसका होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है इन विट्रो, इसका नाम है जैसे इन आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है और एक इन विवो फर्टिलाइजेशन भी होता है। इसमें क्या होता है स्त्री के भीतर ही जायगोट का क्या करते हैं करवाया जाता है स्थानांतरण करवाया जाता है। इसमें गर्भाधान की समस्या क्या होती है, इसमें भी गर्भाधान उस महिला में क्या होती है गर्भाधान की समस्या होती है, ठीक है। अब ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है, इससे आगे वाला वीडियो हमारे रोग से रिलेटेड आएगा और हमारी वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।